तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास परिमाण होगा और परिमाण को तो कांस्टेंट कर दिया, यानी कि परिमाण को तो फिक्स कर दिया। अब आपको संवेग बदलते देखना है, इसका मतलब है कि आपको दिशा बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? दिशा बदलनी पड़ेगी। अब देखिए सीधी सी बात है, दीर्घवृत्त पथ पे आप गति करोगे, आप इलेक्ट्रिकल करोगे तो आपकी दिशा हर पल क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। इसमें आप पे आंसर क्या है? सही, सीधी सी बात। भाई आप दीर्घवृत्त तार पे चलोगे तो क्या दिखेगा? भाई आपका सीधा सवाल इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट से मान लीजिए पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी की अगर चाल देखो तो ऑलमोस्ट नहीं है, दिशा बदलती चली जा रही है, इसका मतलब संवेग बदलता चला जाएगा। बाद में बताऊं तो बताओ। एग्जाम अभी 3 महीने पहले अगर ये हरकतें अगर तुम कर लेते हो, 10 साल का मॉक लगा लो, 10 साल का प्रीवियस ईयर लगा लो, 20 मॉक लगा लो, आप अपने आप को 8,50,000 में कर दोगे, क्योंकि 7,50,000 बच्चा ये नहीं करता है। तो नहीं करता है, कहां सेलेक्ट होगा? बताओ कहां सेलेक्ट होगा? नहीं तो ठीक है, 3 सितंबर बाद खुद एनडीए आपको समझा देगा। जो मैं कह रहा हूं बच्चों, पूरा 10 साल का पेपर 20 मॉक लगा के दोगे ना तो अपने आप को 8 लाख से 50,000 में बैठोगे और 50,000 में 8,000 बच्चे निकालते हैं कंप्लीशन की तरफ। कैलकुलेशन करने का एक नया तरीका याद देख। इसमें अगर तुझे केजी में केजी को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, ग्राम को केजी में करना, तो कैसे करेगा? ट्रिक से। 20 ग्राम है 10 की पावर -3 करें तो केजी में आ गया। गन का मास कितना है? 1 किलो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? 150। बोलो सही है कि नहीं? अब बताओ 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो 1 2 3 कितना? 2 जीरो ना, और 10 की पावर -3, 3 जीरो तो पता चला गया, तो कितना बचा? 3 आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या है? सही। एक बी 80 तो बी 80 ऐसे मार है। किसी वस्तु का भार न्यूटन के किस नियम द्वारा निर्धारित करते हैं? बताओ भार कैसे निर्धारित करते हैं? बताओ। तो भार वही निर्धारित करेंगे जहां फोर्स होता है। तो बी आंसर क्या है? सही। मास इनटू एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। समझा? फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है। तो एम ए मतलब ए क्या होती है? ग्रेविटी तो होती है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी लगाती है वो जाके ले। There is a reaction. The floor exerts a force on the ball during the impact. ये वाला आंसर ज्यादा सही है। जब भी गेंद गिरती है तो जमीन उस पे क्या करती है? फोर्स ऊपर की ओर लगाती है, जिससे बॉल क्या करती है? ऊपर जंप कर जाती है। तो बी आंसर क्या है? बी आंसर क्या है? सही। कोई बात नहीं, आपको साल से मतलब। अब देखो बोला क्या है? The cord is using a cord is used lower vertical block of mass है। सिंपल सा, एक यंत्रमान का गुट्टा एक रस्सी से के माध्यम से ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, ठीक? और उसे निश्चित g/4 से नीचे d डिस्टेंस पे ले जाया जाता है। देखो मैं इसको तुमको बताता हूं। देखो सपोज एक रस्सी है, एक m मास का गुट्टा है, ठीक? उसको g/4 एक्सेलरेशन से नीचे ला रहे हैं, और कितना नीचे आ रहा है? d डिस्टेंस नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ रहा है? d डिस्टेंस नीचे आ रहा है। बोलो सही। अब बच्चों मुझको ये बताओ, नीचे क्या लगेगा? m मतलब mg/4 एक्सेलरेशन लग जाएगा। सॉरी, नीचे क्या लगेगा? उसका वेट लगेगा। बोलो सही। और रस्सी में क्या लगेगा? टेंशन। बोलो सही। तो कितना हो जाएगा? वेट लगेगा mg और ऊपर टेंशन लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? g/4। तो टेंशन की वैल्यू हो गई mg - mg/4। 4 का लघुत्तम ले लो तो ये हो गया 3mg/4। तो जो टेंशन आएगा वो ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। अब देखते हैं ध्यान से क्या क्या दिया। अब देखो क्वेश्चन में, अब ब्लॉक इज फ्रीली फॉलिंग ना, फ्रीली फॉलिंग नहीं है। क्यों फ्रीली फॉलिंग का मतलब एक्सेलरेशन g होता है, यहां पे इन्होंने g/4 बोला, इसलिए फ्रीली फॉलिंग नहीं है। तो ये आंसर गया। द कॉर्ड इज डूइंग वर्क, ठीक? कॉर्ड इज डूइंग वर्क। अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना डिस्प्लेसमेंट? d डिस्टेंस, ठीक? फोर्स कितना है? 3mg/4 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? d। तो ये वर्क आएगा 3mg/4, ये वर्क आ जाएगा है 3mg/d/4। ये देखो है कि नहीं? इसका दो आंसर क्या सही? अच्छा एक ऊपर द कॉर्ड इज डूइंग, रस्सी तो नीचे लेके आ रही है, ये भी आंसर क्या सही? देखो बोला द कॉर्ड इज डूइंग वर्क, तो हां रस्सी नीचे लेके आ रही है, कॉर्ड तो काम करेगी करेगी। कितना काम करेगी? तो बोलोगे 3mg/4। आप देख सकते हैं 3mg/4, ठीक? आगे दिया ये इनिशियल नहीं है, ये इनर्शियल होता है। ये क्या है? ये इनर्शियल होता है। ये गलत स्पेलिंग गलत, इनर्शियल होता है। इनर्शियल, ठीक है? इज एन इनर्शियल फ्रेम। बाय देखो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है पहले ये समझो। ठीक, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम वैसा फ्रेम जिसका त्वरण क्या हो 0, और नॉन इनर्शियल क्या होता है सर? नॉन इनर्शियल क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0 ना। बोलो सही। अब ये बताओ, a reference frame attached to the earth, ठीक, is an inertial frame, a non inertial frame because earth revolving around the sun, is an inertial frame because the Newton's law applicable, is an inertial frame because the earth is rotating about its own axis। क्या आंसर आप लोग बच्चों मारोगे? जैसे सपोज करो आप कार में बैठे हुए, अब देखो बाहर से अगर कोई तुमको देखेगा तो क्या बोलेगा कि सर ये कार चल रही है, इसका मतलब ये जो फ्रेम है मतलब प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम बैठे हो चल रहा है, तो तुमको बोलेगा तुम मूविंग प्लेटफॉर्म, इसका नॉन इनर्शियल। और तुम्हारे बगल में जो बैठा है दोस्त यार, वो तुमको बैठे देखा, तुमको हमेशा रेस्ट पे पाएगा तो कहेगा ये इनर्शियल फ्रेम है। मतलब फ्रेम का मतलब एक तरीके से होता है किस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो और कहां से व्यू कर रहे हो। क्या आंसर होगा? रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। देखो इनर्शियल फ्रेम तो सीधी सी बात है कि अगर आप जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमको रेस्ट पे दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, तो मेरे लिए तो इनर्शियल है। मगर दूसरे ग्रह से अगर कोई इसको देख पाता तो हमको और इसको दोनों को मूव करते देखा, क्योंकि पृथ्वी क्या है? घूम रही है, एक्सेलरेट हो रही है पृथ्वी। तो दूसरे ग्रह से अगर कोई हमको देखेगा तो हमको कहेगा कि ये आज अरबी तंत्र में है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर हमको कोई पृथ्वी से देखा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, रेस्ट पे दिख रहा है, अगर किसी और ग्रह से कोई देखता तो क्या दिखता? गोल गोल घूमते दिखता। बोलो सही। तो अब देखो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या? इज एन इनर्शियल फ्रेम, इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इनर्शियल फ्रेम के लिए। ये सबसे काम की बात है, ठीक? ये सबसे काम की बात है। इसी बात का 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक? ये कुछ ऐसा है जो बच्चे दिए होंगे जानते होंगे। यस, और ये दोनों मासेस हैं। तो सर कमानी तार तुला S1 S2 के बाद जुड़ी हुई, जैसे ये तुला जुड़ी हुई, उदाहरण लटकाएंगे जस्ट चित्र में दिया हुआ है S2 10 kg का द्रव्यमान रखा है। अच्छा ये S2, ये S2 है, ये S1, ठीक? S1 और S2 का पाठ्यांक होगा सीधा बच्चों। ये दोनों मासलेस हैं, ये दोनों इनके पास मास नहीं है। तो ऐसे पकड़ोगे, ऐसे उठाओगे तो कितना मास होता है? 10। तो ये कितना बताएगा? 10। अब इसको पकड़ो, इसको उठाओगे तो ये भी कितना उठा रहा है? 10 से उठा रहा है, क्योंकि इसके पास कोई मास नहीं। तो इसको पकड़ के इसे उठाओगे तो 10 से बाहर आएगा नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि W1 और W2 दोनों कितना बताएंगे? 10 kg। ये बताएंगे दोनों कितना बताएंगे? 10 kg ही आपको बताएंगे। समझ गए?
अगर इसके पास मास किलो का भी मास होता तो यहाँ से उठाते तो 11 बताता, मगर इसके पास कोई भी मास नहीं, तो यहाँ से उठाओगे तो 10 बताएगा, यहाँ से उठाओगे तो 10 बताएगा। ठीक, ये बात कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक, आगे क्वेश्चन में बोला है 2 फोर्स 5 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ मास। 2 फोर्स है, एक मास है, क्या है मास है, ये इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पे। ठीक, 5 न्यूटन का बल है और कितने पे एक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पे। तो इनका बताना क्या है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, मतलब एक तरीके से रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या बोलोगे 2 5 × 5 मल्टीप्लाई में cos 60 1/2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे √3 5, और √3 होता है 1.7, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दशमलव कुछ आएगी बच्चों, 8.6 न्यूटन लिखा हुआ। ये आंसर क्या है। जैसे मान लो एक जैसे वहां पे जैसे एरोप्लेन कभी जाए तो कन्वेयर बेल्ट पे बैग हो गया, ऐसे ही आता है। अब यहाँ पर ऐसे क्या बोला गया है कि 0.1 kg पर सेकंड, मतलब इस कन्वेयर बेल्ट पे ऐसे बालू गिराई जा रही है और 1 सेकंड में कितनी गिराई जा रही है 0.1 kg। ठीक, इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग विद स्पीड, ये जो बेल्ट है वो कितनी स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई द बेल्ट। अब देखो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, मोमेंटम क्या होता है mv होता है सभी। ठीक, अब देखो ये t को बच्चों इधर कर दो, तो देखो ये क्या है, kg मतलब होता है मास, टाइम मतलब सेकंड मतलब होता है टाइम, तो मास पर यूनिट टाइम ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे 0.1 और वेलोसिटी दिया है 2, तो ये हो जाएगा 0.2, और मेरे हिसाब से आपके हिसाब से भी आंसर है। प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ 3 kg, सीधा से कंसेप्ट समझो। ये 3 kg का ब्लॉक के ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा है। ठीक, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज 0। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उस म्यू की वैल्यू 0.2। ठीक, द बॉटम ब्लॉक इज पुल्ड विद द फोर्स F, इसको F फोर्स से खींच रहा है, बोलो सही है, सच दैट द ब्लॉक मूव टुगेदर। इस फोर्स से जब खींचा जा रहा है तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, अब बताओ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे ये दोनों ब्लॉक है, अब नीचे वाले को अगर तुम खींचो दोनों एक साथ चले, इसका मतलब इनके बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दोनों को चिपका के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। अगर ये तेजी से खींचते तो अलग हो गया, इसका फोर्स जो लग रहा है वो दोनों, अब फोर्स लगा तो ये नीचे वाला चीज आगे भागेगा, ऊपर वाला चीज पीछे भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, मतलब फ्रिक्शन उसको चिपका के रखा है। ठीक, तो अब आपसे पूछा गया, आंसर पूछा है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू × r होता है, बोलो सही। म्यू कितना दिया 0.2 दिया हुआ है। r कैसे बताओगे, r इनके बीच r लगेगा ना, तो r लगेगा कैसे, ये r ऊपर हो जाएगा और 2 kg 2g नीचे हो जाएगा, तो r की वैल्यू 2g हो जाएगी, तो 2g तो हो गई। तो अब कितना आंसर हो जाएगा 0.2 × 2g की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो अब मेरे हिसाब से सी आंसर क्या है, देख लो पहले एक्सेलरेशन बनाना है। एक बॉडी है जिसमें 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन बनाता है। ठीक, इन अ बॉडी एंड कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी इफ बोथ द बॉडीज आर टाइट टुगेदर। हिंदी पढ़ो, एक बल किसी पिंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के बराबर त्वरण उत्पन्न कर सकता है तथा एक दूसरे पिंड में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, यही फोर्स 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। यदि दोनों पिंड को एक साथ बांध दिया जाए तो वही बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, जरा बता सकते हो बच्चों कैसे होगा, करो जरा, इतना तो मैं नहीं कर, अब आप भी करो, एक दो जाए, दोनों को बांध दिया जाए तो यही फोर्स कितना एक्सेलरेशन बनाएगा। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल सा फंडा लगाओ कि अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर मास निकालूं, क्योंकि तुमको ये चीज जान लो कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और तुमको अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम इतना जान लो कि तुमको मास की जरूरत पड़ने वाली है। तो मास कैसे निकालोगे यहाँ से, तो मास इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो ये हो गया मास। अगर m2 की मास की बात करूं तो F/6 हो गया, रख दो यहाँ पे F/3 F/6 इनटू F क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसको सबको इधर भेज दो, तो एक्सेलरेशन हो गया 3 और 6 का लघुत्तम ले लो, कितना देगा 3 और 6 इधर चला जाएगा, 6 + 3 इधर आ जाएगा, 3 × 6 18 हो जाएगा, और ये 9 होगा, कैंसिल हुआ, तो 2 आंसर मिलेगा। सी आंसर क्या है, आया सर। का मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0। इसको भी बहुत आसानी से करेंगे। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड F फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप। अब देखो एक बॉडी, ठीक, और ये चल कितने से रही है, एक बॉडी m1 ये चल कितने से रही है 1 मीटर पर सेकंड से, और इसको स्टॉप तुम कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0। और कितना फोर्स लगा के F फोर्स लगा है, लोगों के पीछे फोर्स लगाओगे, और ये कितनी दूरी चली, x दूरी चली, कितनी दूरी चली, x दूरी चली। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स रिक्वायर होगा उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए। अब देखो ध्यान से, यही मास है, और ये कितने से चलना शुरू कर दिया 3 मीटर पर सेकंड से, तो इसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए, अब देखो तेज चल रहा है बच्चों, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। देखो जब ये 1 से चल रहा है तो F फोर्स लगा, तो ये यहाँ रुक गया, x दूरी चल के। अब क्वेश्चन में बोला कि यही बॉडी अगर 3 से चलने लगे तो कितना फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा उतनी ही दूरी पर रोकने के, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा यार, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, उतनी दूरी पर रोकना। अब कैसे करोगे इसको, अब कैसे निकालेंगे, फोर्स तो सीधे होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स को एक्सेलरेशन से मतलब है, और यहाँ भी अगर हम फोर्स बात करें तो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी फोर्स को रिक्वायर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, v² = u² 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो 1 दी है, तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों जगह नहीं है, थोड़ा सा यहीं हटा रहे हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो अगर ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर रखो, ठीक, तो 1 ही होगा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बोलो सही। ठीक, एक्सेलरेशन a और कितना चला x, तो a का वैल्यू -1/2x आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/2x हो जाएगा। उसी तरीके यहाँ a की वैल्यू कितना हो जाएगी, v² = u² + 2ax, बोलो होगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 है, ये 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 3 रखो, क्योंकि 3 का इधर करोगे तो -9 हो जाएगा, 2ax, तो x की वैल्यू यहाँ से -9/2x हो जाएगा, तो -9/2x हो जाएगा बच्चों। अगर आप एक काम करें, इसको एक साथ लिख लें, इसको एक साथ लिख लें, तो आप देखेंगे कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो f' की वैल्यू आ जाएगी 9f, इतना मतलब फोर्स 9 गुना बढ़ाना पड़ेगा। डी आंसर क्या है, सही। फोर्स को कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा, 9 गुना। क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, देखो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल।
ये क्या है 1g है, बोलो सही, सीधी सी बात है, 1g होगा। अब देखो कैसे निकालोगे, इस रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन, इस रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ सर लगेगा। अब देखो ये a एक्सेलरेशन से अगर नीचे जाती है, ये a एक्सेलरेशन से अगर नीचे जाती है, तो ये a एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ अकेला यही फोर्स लग रहा है 1g, और मास कितने, मास तो 2 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया g/2, तो एक्सेलरेशन g/10/2, तो इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही। अब यहाँ पे तुम यहाँ से टेंशन निकालो, इस बॉडी को कौन खींच रहा है, t खींच रहा है, ठीक सर t खींच रहा है, कौन खींच रहा है, t खींच रहा है, और बॉडी का मास कितना बना है, तो एक्सेलरेशन g/10/2, तो इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही। अब यहाँ पे तुम यहाँ से टेंशन निकालो, इस बॉडी को कौन खींच रहा है, t खींच रहा है, ठीक सर t खींच रहा है, कौन खींच रहा है, t खींच रहा है, और बॉडी का मास कितना बना, एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका टेंशन भी कितना होगा 5, तो देखो 5 टेंशन भी, एक्सेलरेशन भी 5, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में ये 10g लिखा है। 10g क्या है, 10g है ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी कितनी लग रही है 10 गुणा 1, 10g मतलब ग्रेविटी 10g लग रही है, समझा, इसलिए g लिखा है इधर। इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, समझ लो। मैं सॉरी, ब्रेकिंग लोड कुछ और नहीं होता, टेंशन ही होता है। ब्रेकिंग लोड कुछ और नहीं होता, टेंशन ही होता है, समझे कि नहीं? तो टेंशन क्या है, 3/4 ऑफ मतलब मास ऑफ द मैन, यही तो क्वेश्चन बोला। देखो बोला क्या है, द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मैन। क्या ब्रेकिंग लोड कुछ और नहीं होता, टेंशन ही होता है, कितना है 3/4, और क्या है वेट ऑफ द मैन, ये लिख दिया मैंने। अब में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, क्या पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बच्चों, नीचे जा रहा है तो इसका mg बड़ा होगा, mg - t = m × a, बोलो होगा। अब ये बताओ टेंशन कितना है, 3/4 mg = ma, ठीक। अब देखो इधर 4 का लघुत्तम लोगे, 4 का लघुत्तम 4mg - 3mg, सिर्फ mg बचेगा और नीचे बचेगा 4, और ये हुआ ma, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन होगा g/4। ये आंसर क्या है, करेक्ट। जब ज्यादा भार महसूस हो रहा है एक्चुअल, तो ये बताइए कब होता है, कब होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ लो। आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, जरा ट्राई करके बताओ। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको देता हूं 30 सेकंड में, इसको ट्राई करके बताओ। एक तो पहली बात, स्पीडिंग अप, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारे भार ज्यादा महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे जाए मगर स्लो डाउन जाए, इसका स्लो डाउन का मतलब एक्सेलरेट। देखो अगर लिफ्ट ऊपर गई तो mg + ma होता है, बोलो सही। अगर लिफ्ट नीचे गई तो mg - ma होता है, बट यहाँ पे स्लो डाउन एक लिख दिया। स्लो डाउन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन नहीं मंदन हो गया, स्लो डाउन का मतलब एक्सेलरेशन नहीं मंदन हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, mg + ma हो गया। इसका मतलब ये है कि लिफ्ट नीचे जाए, तेजी से नीचे नहीं जाए, धीरे धीरे नीचे जाए, तो भी आपका भार ज्यादा होगा, ठीक। तो बी आंसर क्या है, सही। एक्सेलरेशन माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो गया, भार ज्यादा महसूस होने लगा। चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। मूविंग डाउनवर्ड जब होता है तो होता है mg - ma होता है, बोलो सही। और इनका रेशियो दिया है 3/2, इनका रेशियो दिया है 3/2, आप देख सकते हैं। अब बच्चों क्या दिया 3/2, तो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, सही। इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को, इसी टाइप का पैटर्न इस बार जैसा रुख बदला है सब उसी तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इट कंजर्व क्वांटिटी एंड आइसोलेटेड का सिस्टम का मतलब होता है कि आप पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आप पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आप पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, बोलो सही। और फिर बोले सेम एज फोर्स होता है, फोर्स नहीं होता है भैया, फोर्स नहीं होता है मोमेंटम, मोमेंटम एक अलग चीज है, फोर्स होगा ही नहीं करता है, इसलिए ये गलत, ये सही है पहला। और दूसरा, मोमेंटम है क्या, नहीं, मोमेंटम एक अलग चीज है, फोर्स एक अलग चीज है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, एक वेग है, बोलो सही। और वो 50 km/h से चल रहा है, बोलो सही, ठीक है। फिर उसके बाद बोला क्या, स्मूथ ऑब्जेक्ट हैज अ मास 250 किलो ड्रॉप ऑनटू इट। उसके बाद बोल क्या रहा है कि इस पे 250 किलो का मास फेंक दिया गया, ठीक। तो बताइए अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब कोई बाहरी फोर्स तो लगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, सीधी सी बात है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 1000 × 50 और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 1250 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 1000 × 50, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, जो रिजल्टेंट है वो f है, वो क्या है f है। f1 और f2 का जो रिजल्टेंट है वो f3, सॉरी क्या है f3। अब मुझको बताओ क्या होगा। Which of the four arrangement in a figure correctly shows the vector addition of two force F1 and F2 to build a third force F3? बताइए, सही से बताइए। D नहीं होगा, ठीक, और आप B भी नहीं होगा। अब बताइए, देखो C में भी थोड़ा सा C भी सही हो सकता है, तो और इसमें एरो का कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, मगर जब भी आपको जैसा टाइप करोगे बिल्कुल सही आएगा। एरो का कुछ मिस्टेक होगा, लो, और इसमें एरो का कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, मगर जब भी आपको जैसा टाइप करोगे बिल्कुल सही आएगा। एरो का कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों हमारी फिजिकल ग्राउंड अकेडमी, उसके लिए थोड़ा सा अलग हरकतें करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ।